हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल निशु इन अमेरिका में। तो आज फिर हाजिर हूं मैं आपके साथ एक और नए टॉपिक के साथ। तो आप लोगों को पता ही है कि मैं इस टाइम यूएस में रह रही हूं। तो मेरे यूएस से रिलेटेड ना मेरे पास बहुत क्वेश्चंस आए हैं कि आप यूएस में क्या काम करते हैं, आपका जॉब क्या है, आप क्यों यूएस में रह रहे हैं, आप कौन से वीज़ा पर यूएस में रह रहे हैं। तो आज उन्हीं सारे सवालों के जवाब मैं लेकर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। सबसे पहले आप लोगों का इतना प्यार और सपोर्ट के लिए रियली थैंकफुल। बस जल्दी से जल्दी 1K तो कंप्लीट कराओ। इतना टाइम क्यों लग रहा है? जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और कमेंट करना प्लीज़ मत भूलो। मैं आपके कमेंट्स बहुत मिस कर रही हूँ। स्टार्टिंग में आप लोगों ने जो प्यार दिया है ना मुझे कमेंट्स में भर भर के, वही प्यार अब दोबारा से दिखाओ और मेरे कमेंट सेक्शन को अपने प्यार से भर दो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि मेरी इंडिया से यूएस तक की जर्नी कैसे रही, कैसे मुझे वीज़ा मिला, कैसे सारा प्रोसेस था और मेरा एक्सपीरियंस क्या था। मेरे रिव्यू मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैं कौन से वीज़ा पर यहाँ पर हूँ। तो मैं हूँ H4 वीज़ा पर। H4 वीज़ा होता क्या है? H4 वीज़ा बेसिकली एक डिपेंडेंट वीज़ा होता है जो H1B के स्पाउस को मिलता है। तो अब मेरे हस्बैंड जो है वो H1B वीज़ा पर यहाँ पर हैं, तो मैं उन पर डिपेंड हो गई। मैं और मेरे बच्चे डायरेक्टली उन पर डिपेंडेंट है, तो हम लोगों को H4 वीज़ा मिल गया क्योंकि वो एक डिपेंडेंट वीज़ा होता है। तो H4 वीज़ा की कंडीशन ये होती है कि आप कोई भी जॉब वहाँ पर नहीं कर सकते हो जहाँ भी आप रह रहे हो यूएस में स्पेशली। तो मैं यहाँ पर कोई जॉब नहीं कर सकती हूँ, हाँ, लेकिन मैं अपनी स्टडी यहाँ पर कर सकती हूँ। तो मे भी इन फ्यूचर या आने वाले 1-2 महीने में मैं उसका भी कुछ प्लान करूँ। जो भी होगा मैं आपको अपने वीडियोज़ के थ्रू अपडेट देती रहूँगी। तो जब हम बात करते हैं H4 वीज़ा की, तो उसके लिए हमें क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है, कैसे हम उसके लिए अप्लाई करते हैं, मैं जस्ट आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगी। और तो सबसे पहली चीज आती है, जब भी आप यूएस ट्रैवल करते हैं तो हर यूएस ट्रैवल करने वाले को DS-160 फॉर्म भरना होता है। DS-160 फॉर्म एक अपने आप में ही बहुत ही लेंथी फॉर्म और बहुत ही ध्यान से भरने वाला फॉर्म होता है। तो उसको बहुत ही ध्यान से केयरफुली भरा जाता है क्योंकि उसमें आपसे आपकी सारी पर्सनल डिटेल मांगी जाती है, यहाँ तक कि आपके स्पाउस की डिटेल्स भी उसमें मांगी जाती है। तो इस फॉर्म को बहुत ही केयरफुली आपको भरना है। जब आप DS-160 फॉर्म भर देते हैं तो आपको मिलता है वहां से एक रेफरल नंबर। तो DS-160 भरने के बाद अब बारी आती है वीजा के अपॉइंटमेंट की। तो उसके लिए आपके पास CGI फेडरल का ऑप्शन होता है जहां पर जाकर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो उसको अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए वहां पर भी आपसे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पूछी जाती है और DS-160 का जो रेफरल नंबर मैंने आपको बोला था वो वहां पर डालना पड़ता है। साथ ही साथ वहां आपसे 3 बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पहला कि आपको लोकेशन क्या चाहिए इंटरव्यू के लिए। तो लोकेशन में आपके पास 5 ऑप्शंस होते हैं: दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई एंड कलकत्ता। तो आपको जो भी लोकेशन प्रेफर लगे, अपने आसपास में लगे और जहां आपको जल्दी स्लॉट मिले उसके बेसिस पे आप अपना लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग पूछी जाती है कि आपसे कौन से लैंग्वेज में आप इंटरव्यू देना चाहते हैं। तो कि सीधा 16,000 समथिंग कुछ आसपास, डिपेंड करता है उस टाइम आपका जो यूएस और इंडियन करेंसी का जो रेट है कितना चल रहा है, उस बेसिस पे वो होता है। लेकिन अमाउंट फिक्स होता है कि $190 आपको पे करना है। वो $190 इंडियन रुपीज में कितना होगा वो उस टाइम पर डिपेंड करता है। तो वो जाकर आपको एक्सिस बैंक में सबमिट करना है क्योंकि जब आप पेमेंट कर दोगे उसके बाद ही आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। तो ये तो था पूरा प्रोसेस कि इस तरीके से हम अपॉइंटमेंट लेते हैं। अब मैं बात करती हूँ अपनी जर्नी की कि मैंने कैसे कैसे चीजें की और मैं कैसे कैसे यहाँ। तो ये सारा प्रोसेस तो मेरा इजीली हो गया था। ऐसे DS-160 फॉर्म भरा, उसके बाद अपॉइंटमेंट लिया, अपॉइंटमेंट लेने के बाद फीस सबमिट की और फीस सबमिट करने के बाद असली चीज स्टार्ट हुई। तो जब मैंने फीस सबमिट की, फीस सबमिट करने के आई थिंक 24 घंटे के बाद मेरा जो पोर्टल था अपॉइंटमेंट के लिए वो खुल गया था। हम लोगों ने ट्राई किया फरवरी में अपॉइंटमेंट का, तो हम लोगों को लकीली फरवरी में बायोमेट्रिक का अपॉइंटमेंट मिल गया। तो बायोमेट्रिक का मेरा जो अपॉइंटमेंट था वो दिल्ली में था। तो दिल्ली में मैंने अपना अपॉइंटमेंट लिया और मुझे आज भी याद है कि 4 बजे के आसपास का मेरा अपॉइंटमेंट था। और मैंने क्या किया, सुबह सुबह देहरादून से एक कैब बुक करी और कैब से मैं दिल्ली पहुंच गई क्योंकि वो मुझे ज़्यादा फिजिबल लगा। पहले मैंने सोचा मैं ट्रेन से जाऊंगी, फिर सुबह पहुंचूंगी, फिर वहाँ लोकेशन पर पहुंचूंगी। ये सब बहुत हौच पौच हो रहा था। फिर लास्ट में समझ में आया कैब इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। मैंने कैब पकड़ी, कैब से पहुंची और ठीक 4 बजे अपॉइंटमेंट लाइन में मैं लग चुकी थी। 10-15 मिनट की वेटिंग के बाद मेरा नंबर आया। वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स, 1-2 डॉक्यूमेंट्स चेक हुए, मेरी फोटो ली गई, मेरा सिग्नेचर लिया गया, मेरे बायोमेट्रिक लिए गए, साथ ही साथ मेरी बेटी के बायोमेट्रिक लिए गए और उसकी पासपोर्ट साइज फोटो वहाँ पर सबमिट की गई। उसकी फोटो क्लिक नहीं, बच्चों की पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेकर जानी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें मैं वहाँ पर करी। तो बायोमेट्रिक कंप्लीट होने के बाद क्या हुआ, अब बारी आई काउंसलिंग की। काउंसलिंग का जो अपॉइंटमेंट था वो मुझे मिला था कलकत्ता में। अब मेरा बायोमेट्रिक डन, अब
अगले हफ्ते मुझे जाना है कैलकाटा। और उस टाइम सिचुएशन ऐसी हुई ना कि मेरे ना बुआ के बेटे की शादी थी, तो वो शादी भी मेरे लिए फैमिली शादी थी। बहुत टाइम के बाद मैं अपने घर की कोई शादी अटेंड करने जाती, क्योंकि शादी के बाद मैं देहरादून में नहीं रहती थी, हम दोनों हैदराबाद में रहते थे। तो मेरे लिए मतलब ऑलमोस्ट 6 साल के बाद ऐसा था कि मैं कोई फैमिली की शादी अटेंड करने जा रही थी, तो मैं उसको भी मिस नहीं करना चाहती थी। तो फिर अब कैसे करें, क्या करें, कैलकाटा कैसे ट्रैवल करेंगे, क्योंकि घर की शादी है और जिस दिन मेरा अपॉइंटमेंट है उसके नेक्स्ट डे शादी है। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत माइंड में चल रही थी। तो तभी मेरे हस्बैंड ने बोला कि तू वेट कर, मैं ट्राई करता हूँ अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल का, क्योंकि जब आप अपॉइंटमेंट बुक करते हो ना उसके बाद आपके पास 4 टाइम ऐसा ऑप्शन होता है कि आप अपने अपॉइंटमेंट को रीशेड्यूल कर सकते हो। तो हमने भी वही ट्राई किया। 24 आवर्स के अंदर हम लोगों को 2 दिन के बाद का अपॉइंटमेंट दे दिया, और आप बिलीव नहीं करोगे 2 दिन के बाद का अपॉइंटमेंट मुझे एग्जैक्टली दिल्ली में मिल गया। वाह, मतलब इतना रिलीफ था ना उस टाइम पे वो कि चलो मेरे लिए सब चीज़ें हो जाएगी, मैं इजीली शादी पे अटेंड कर दूंगी, मेरे लिए सारा हो जाएगा। क्योंकि बायोमेट्रिक के बाद वो जो टाइम आ रहा था ना काउंसलिंग का, वो एक बहुत बड़ा टेंशन होता है। जो इस फेस में आते हैं ना उनको शायद ये एहसास होगा कि कितना, जब आप काउंसलिंग के लिए जाते हो तो आपके माइंड में कितनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि मेरा वीज़ा रिजेक्ट ना हो जाए, मेरे साथ ये ना हो, वो ना हो, बहुत सारी चीज़ें उस टाइम माइंड में होती है। तो उस टाइम लगता है कि जो चीज़ें जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। तो फिर उसके बाद फिर हमने वही किया, मैंने फिर नेक्स्ट डे कैब बुक की। जिसके साथ मैं पहली बार गई थी मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उनको बुलाया, और मतलब उस टाइम पे ना वो जो कैब ड्राइवर थे वो हमारे लिए भगवान जैसे साबित हुए, ऐसा मुझे फील होता है। क्योंकि वो मुझे बोले कि ठीक है मैं आपको लेकर चलूंगा, मेरा दिल्ली में घर है, मैं वहाँ स्टे करूंगा और नेक्स्ट डे आपको आपका अपॉइंटमेंट पे लोकेशन पे ले जाकर फिर हम लोग वापस देहरादून आएंगे। और एग्जैक्टली उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। तो ये सब प्रोसेस होने के बाद हम निकल गए दिल्ली के लिए। हम लोग दिल्ली पहुंचे, रात को हमने होटल में स्टे किया, सुबह उठे और फिर पहुंचे हम काउंसलिंग ऑफिस में। वो जो टाइम था सुबह 11 बजे का मेरा अपॉइंटमेंट, हमारे लिए तो सुबह थी, मेरे हस्बैंड के लिए रात थी। वो रात के 2-1 बजे तक जगे हुए थे। और वो जो टाइम था ना, मतलब हम दोनों के लिए बहुत ही ऐसा टाइम था कि कैसे कैसे वो टाइम निकले, कैसे जल्दी वो 11 बजे, कैसे मैं अंदर जाऊँ, वहाँ अपॉइंटमेंट हो, मैं बाहर आऊँ। मेरी फैमिली बाहर बैठ के वेट कर रही थी, मेरे हस्बैंड वहाँ जगे हुए थे और मैं अंदर थी। अंदर जाने के बाद ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर चेक नहीं हुए। डॉक्यूमेंट्स में मुझे याद है उन्होंने मेरा बर्थ सर्टिफिकेट, मेरे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, मेरी मैरिज सर्टिफिकेट, मेरे हस्बैंड का वीज़ा कॉपी और उनका I-94 और एक डॉक्यूमेंट और कुछ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। सिर्फ 5-6 डॉक्यूमेंट्स मुझसे लिए गए, जो कि मैं अपने साथ ऑलमोस्ट 20 डॉक्यूमेंट्स लेकर गई थी, क्योंकि कुछ नहीं पता कि वहाँ पर आपसे क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे जाए। तो मैं अपने साथ सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी कर ले गई थी। तो मेरा जो वीज़ा काउंसलिंग का जो एक्सपीरियंस था ना, मतलब वो इतना रिलीफ, इतना आसान था ना कि अगर मुझसे कोई इसके बारे में पूछे तो शायद ही मैं उनको कुछ हेल्प कर पाऊँ क्वेश्चन से रिलेटेड। क्योंकि मुझे याद है कि मेरे और मेरे हस्बैंड ने मिलकर ऑलमोस्ट 20-30 क्वेश्चंस प्रिपेयर किए थे, क्योंकि वहां पर ना छोटी छोटी चीजें पूछी, सारे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं आपके हस्बैंड से रिलेटेड, जैसे आपके हस्बैंड का एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, आपके बच्चे का, और साथ ही साथ बच्चे का तो सबको याद होता है, बट कई टाइम पे ना ऐसा हो जाता है कि आप जब नर्वस होते हो ना तो चीज़ें थोड़ा सा इधर उधर हो जाती है, तो वो ना एक डर अलग ही रहता है। जैसे आपको भी याद होगा जब आप स्कूल टाइम पे या उसमें एग्जाम देने जाते थे, वाइवा देने जाते थे, तो उस टाइम पे होता है ना कि आपको आंसर पता होता है, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं कि आंसर जानने के बाद भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ नर्वसनेस। तो मेरे साथ भी थोड़ा सा ऐसे था, मैं डरी हुई थी कि कहीं मैं नर्वस ना हो जाऊं, क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा सुना था कि छोटी छोटी मिस्टेक से ना लोगों के वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो मेरे मन में भी वो डर तो था। तो हमने ऑलमोस्ट 20-30 क्वेश्चन प्रिपेयर किए हुए थे, जहाँ मैंने एक एक चीज़ याद करी थी कि मेरे हस्बैंड का एग्जैक्ट एड्रेस क्या है, वो कहाँ कौन सी कंपनी में है, उनके जो प्रेजेंट क्लाइंट है वो किस क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। तो हमने हर एक चीज़ अच्छे से प्रिपेयर की थी और हर एक चीज़ मैं याद करके गई थी। तो जब मेरी काउंसलिंग की बारी आई, मैं आगे गई, तो पहले मैंने उनको विश किया अच्छे से, और मुझे याद है वो ऑलमोस्ट 45 या 50 ईयर्स की कोई लेडी थी जो वहाँ पर मेरा इंटरव्यू लेने के लिए बैठी हुई थी। और उन्होंने मुझसे जस्ट पूछा कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं, कौन सी लोकेशन पे है, और उनकी जो कंपनी है उसका नाम क्या है। ये 2 क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए। सोचो मैं 30 क्वेश्चन करके पेपर गई और मुझसे पूछे गए 2 क्वेश्चन। उसके बाद उन्होंने मेरे वो जो 5 डॉक्यूमेंट थे वो चेक किया, और उसके बाद उन्होंने मेरा जो पासपोर्ट था वो अपने पास रख लिया और उन्होंने बोला देन नाउ यू कैन गो।
वहाँ पर ना मैं थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो गई कि यार इन्होंने पासपोर्ट तो रख लिया, मेरा वीज़ा अप्रूव हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि वैसे मुझे पता था कि अगर उन्होंने पासपोर्ट रख लिया है इट्स मीन्स मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया, लेकिन वो एक सेकंड थॉट आता है ना माइंड में, तो वही चीज़ मेरे साथ हुई। तो मैं वहाँ से साइड निकली, साइड में ना एक भैया बैठे हुए थे, मैं उनके पास गई, मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला भैया उन्होंने मेरा पासपोर्ट रख लिया है, क्या ये अप्रूव हो गया या क्या है? तो बोला उन्होंने रख लिया है, कुछ नहीं बोला। मैंने बोला नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो, उन्होंने जस्ट रख लिया है। और उन्होंने बोला आप जा सकते हो। तो उन्होंने बोला ठीक है, अब आपने पिकअप का ऑप्शन लिया है या फिर आपने डिलीवरी का ऑप्शन लिया है? तो मैंने बोला मैंने डिलीवरी का ऑप्शन लिया है, क्योंकि इसमें भी आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं कि या तो आप जाकर अपना पिकअप कर सकते हो लोकेशन से, यानी एम्बेसी से आप अपना पासपोर्ट पिकअप कर सकते हो, दूसरा आप अपने घर पर डिलीवरी ले सकते हो। तो मैंने लिया था डिलीवरी का ऑप्शन, जो कि मुझे मिला था ब्लू डार्ट से। ब्लू डार्ट ने मुझसे चार्ज किया था 650 पर पासपोर्ट का। तो मेरे दो पासपोर्ट थे, तो मैंने 1300 अराउंड उनको पे किया था दोनों पासपोर्ट के लिए। तो ये सब होने के बाद मैं वहाँ से बाहर निकली। बाहर निकलते ही सबसे पहला काम, मेरे हाथ में ना तो फ़ोन ना तो कुछ। मैं जहाँ अपनी फैमिली को छोड़कर गई थी, कैब को छोड़कर गई थी, वहाँ कोई भी नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो पुलिस वाले थे, जो गार्ड थे, वो किसी को खड़ा ही नहीं होने दे रहे थे। मैंने किसी से फ़ोन मांगा, मैंने उनसे पूछा कि मुझे अपनी फैमिली को कॉल करना है, कि आप अपना फ़ोन दे सकते हैं? तो उन्होंने बोला कि ये जो चाय वाले हैं ना, इनसे लीजिए। तो मैंने उनसे फ़ोन लिया, अपने नंबर पर कॉल किया, मेरे भाई ने कॉल किया, मैंने उनको बोला तुमने मुझे जहाँ ड्रॉप किया था वहीं वापस आ जाओ। जब मेरी फैमिली आ गई मेरे पास, और उस टाइम मैंने देखा मेरे हस्बैंड ना मेरे भाई से बात कर रहे थे। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन, मेरे हस्बैंड ने मेरे से बात की, मैंने बोला वीज़ा अप्रूव। आप बिलीव नहीं करोगे कि उस टाइम पे जब मैंने ये वर्ड बोला ना कि वीज़ा अप्रूव, मेरी आंखें भरी हुई थी। मेरे हस्बैंड के जो फेस पे रिलीफ रहा होगा वो वही जानते, उनकी वॉइस से पता चल रहा था कि उनको कितना रिलीफ है। ऑलमोस्ट उनकी आंख भी भर चुकी थी, इतना ज़्यादा रिलीफ वो मिला था। तो ये सब होने के बाद हम लोग वहाँ से निकले, हम घर पहुँचे। अब बारी आई वीज़ा आने की। मैं ऐसे ही सो रही थी, 5th डे शाम को 5 बजे मुझे कॉल आता है, मैम हम ब्लू डार्ट से बोल रहे हैं, आपका ना कुरियर आया है। तो मुझे पता था कि वो क्या कुरियर है, मैं एकदम एक्साइटेड हो गई। तो उन्होंने बोला कि आप कल आकर रिसीव कर लीजिए। तो मैंने बोला नहीं, आपका ऑफिस कितने बजे तक खुलता है? तो बोला मैम अभी नेक्स्ट 1 आवर तक हमारा ऑफिस खुला रहेगा। मैं जैसे थी, मैं फटाफट उठी, मैंने अपना मुंह धुला, मैंने अपने बाल बांधे, अपना गाड़ी निकाली, मैंने बोला मम्मी मेरा पासपोर्ट आ गया, मैं लेने जा रही हूँ। और उस टाइम हो रही थी बारिश, मेरी मम्मी ने बोला मत जा, कल चले जाना। मैंने बोला नहीं, मैं अभी जाऊँगी, क्योंकि मुझसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा था। मैं फटाफट रेडी होकर अपनी गाड़ी वाड़ी उठा के निकल गई, हल्की हल्की बूंदाबारी में, बीच में 1-2 जगह रुक कर, क्योंकि वो ऑफिस मेरे घर से ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर। फिर मैं वहाँ पहुंची, वहाँ पहुँचकर मैंने फीस दी और मैंने अपना पासपोर्ट लिया। लास्ट पेज एकदम ब्लैंक। मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ पर शॉक्ड हो गई कि ये हुआ क्या, मेरा वीज़ा क्यों नहीं आया, क्या प्रॉब्लम हो गया। मैं उनसे पूछ रही हूँ जो वहाँ बैठे, बोले मैम हमें इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। मैं थोड़ी देर परेशान हो गई, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी बेटी का पासपोर्ट तो है ही नहीं। फिर मैंने उनको बोला बेटी का पासपोर्ट लेकर आओ, ढूंढो, उसका भी होना चाहिए। फिर वो जितना देर में वो पासपोर्ट ढूंढ कर लेकर आए ना, मैंने ना एक एक करके अपने पासपोर्ट के सारे पेजेस चेक करने लगी, और लकीली मुझे मेरा वीज़ा जो था, स्टैंपिंग था, वो दिख गई। उस टाइम पे जो खुशी, जो रिलीफ था, जो सब कुछ था, मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती इस टाइम वर्ड में। तो वहाँ पर मैंने फटाफट से लिया, फोटो लिया और इमीडिएटली अपने हस्बैंड को सेंड कर दिया, ताकि वो सोकर उठे तो वो एकदम से खुश हो जाए। तो ये सब था मेरा वीज़ा मिलने तक का प्रोसेस, जो कि बहुत ही स्मूथ गया मेरे लिए। मुझे किसी चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, बहुत स्मूथली मेरा सारा प्रोसेस हो गया। अब बात आई कि चलो यहाँ तक तो हो गया। अब मेरा स्टैंपिंग जो था, मेरा वीज़ा जो था, मुझे फरवरी में मिल चुका था, लेकिन मैंने ट्रैवल किया मई में, क्योंकि यहाँ चीज़ें ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद आती है टिकट की बारी। तो टिकट यहाँ पर था, अब ये स्पॉन्सर होना था मेरे हस्बैंड की कंपनी के थ्रू। तो अब उसके लिए हमें वेट करना पड़ा। वहाँ पर अप्रूवल्स आने में, आपको पता ही है ऑफिशियल अप्रूवल कितना टाइम लेते हैं, तो हर अप्रूवल में धीरे धीरे करके टाइम लगता रहा, और वो टाइम चला गया टिल मई तक। फाइनली वो टाइम आया जब मुझे ट्रैवल करना था। मैंने ट्रैवल किया, और अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरी ट्रैवल जर्नी कैसी रही, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर देखो कि मैं इंडिया से यूएस से कैसे पहुंची अपनी एक छोटी सी बच्ची को लेकर और अकेले। ये तो थी चलो नॉर्मल जर्नी। अब बात आती है यहाँ पर भी ऑफिशियल की। तो यहाँ पर भी जब आप जाते हैं तो अब बारी आती है एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन। जब मुझे याद है मैं दिल्ली पर गई, दिल्ली में मैंने चेक इन किया। चेक इन के टाइम पर वहाँ पर फर्स्ट टाइम पर ही मेरे हस्बैंड की मुझसे सारी डिटेल्स, उनका एड्रेस वगैरह सब कुछ मुझसे लिया गया, उनका कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ मुझसे वहाँ पर लिया गया। दिल्ली में ही सब कुछ, वो इमिग्रेशन नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन सारी डिटेल मुझसे मांगी गई। फिर दिल्ली से मैं ट्रैवल की मुंबई जाके मेरा होना था इमिग्रेशन। मुंबई में लोगों ने मुझे डराया हुआ था कि इमिग्रेशन में आपको 1.5 घंटे 2 घंटे लग सकते हैं, इतना टाइम लग सकता है। बट आप बिलीव करेंगे कि मुझे कितना टाइम लगा? हार्डली 5 मिनट, क्योंकि जब मैं पहुंची मेरी लाइन कुछ भी नहीं थी। 5 मिनट में मेरा इमिग्रेशन हुआ, मैं वहां से भी निकलकर एसएफओ पहुंच गई।
फाइनली टाइम आया SFO के इमिग्रेशन का। अब यहाँ का इमिग्रेशन, US का इमिग्रेशन सबको पता है कि बहुत होता है कि ये क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन, ये डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट, बहुत कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो उसके लिए मैं भी बहुत नर्वस, मेरे हस्बैंड बाहर खड़े हुए, वो भी बहुत नर्वस कि जल्दी से यहाँ पर भी चीज़ें हो जाए, क्योंकि यहाँ पर भी ना ऐसा हो सकता है कि छोटी सी मिस्टेक अगर निकल गई तो इमीडिएटली आपको, तो वो सब चीज़ें ना हो रही थी दिमाग में, बहुत चीज़ें चल रही थी। तो मैं गई इमिग्रेशन लाइन में शायद सेकंड नंबर मेरा था। सेकंड नंबर में वहाँ गई, मैंने अपना पासपोर्ट और अपनी बेटी का पासपोर्ट उनको दिया। फाइल मेरे हाथ में थी डॉक्यूमेंट की, वो मैं हाथ में ही कैरी कर रही थी। एक पिट्ठू बैग लिया हुआ था, इमीडिएटली मैंने निकाल के हाथ में ले लिया और मैं लेकर खड़ी हुई थी। उन्होंने मेरा पासपोर्ट लिया, कंप्यूटर में कुछ एंट्री करी, उसके बाद उन्होंने बोला देन यू कैन गो। तो मैं 2 मिनट के लिए साइलेंट हो गई। फिर मैंने उनसे पूछा डू यू नीड एनी डॉक्यूमेंट, उन्होंने बोला नाउ यू कैन गो। मैं वहाँ से निकल गई, मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, मेरा इमिग्रेशन डन। मतलब वो लिटरली शॉक हो गए कि सीरियसली तेरा 5 मिनट भी नहीं हुआ, अभी तूने बोला मैं लाइन में जा रही हूँ और अभी तू बोल रही है इमिग्रेशन डन हो गया। तो मैंने बोला हाँ मेरा इमिग्रेशन डन हो गया। उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, कुछ भी चेक नहीं किया, जस्ट उन्होंने एंट्री की और मुझे वहाँ से जाने दिया। तो वो इमिग्रेशन भी मेरे लिए इतना स्मूथ गया ना कि मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही स्मूथ रहा। चाहे वो इंटरव्यू का हो, चाहे इमिग्रेशन का हो, चाहे मेरे ट्रैवल का हो, हर चीज़ मेरे लिए बहुत ही स्मूथली हुई और मैं बहुत स्मूथली यहाँ US पहुँच गई। बस इस तरह मेरी ये छोटी सी जर्नी रही है। आई होप आप लोगों को मेरी ये जर्नी, मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलूंगी अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।